नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सेल्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, इन वीडियोस का सहारा ले रहे होंगे और किसी ऑथेंटिक मटेरियल को भी निरंतर रूप से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट जो लेक्चर जो हमारे स्टार्ट हुए थे उसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। आज ये तीसरी क्लास है। इसके बाद में एक दो क्लास और होके फिर एक पर्टिकुलरली आर्टिकल की क्लास रहेगी और एक पीवाईक्यू की क्लास रहेगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के बारे में पढ़ा था। उस समय कुछ जो नेता थे वो छूट गए थे, तो उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो संसद है, संसद के जो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों ही सदनों में सदन के नेता होते हैं। सदन के नेता से हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है कि सरकार का प्रतिनिधित्व सदन में कौन करता है, या सरकार के नेता के रूप से या सरकार के नेतृत्व वहां पर कौन करता है, उसी को हम सदन का नेता कहते हैं। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होते हैं। ठीक है, लोकसभा में कौन होता है? तो लोकसभा में अमूमन प्रधानमंत्री ही जो है सदन का नेता होता है, या फिर अगर प्रधानमंत्री नहीं होता है, जैसे कि मनमोहन साहब जब राज्यसभा से प्रधानमंत्री थे, तब लोकसभा में नेता कौन रहता है? तो वो पीएम के द्वारा मनोनीत, पीएम के द्वारा मनोनीत व्यक्ति जो है वही, मनोनीत मंत्री जो है वही सदन में, लोकसभा में नेता होता है। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा में जो है वो कौन सदन का नेता होता है? तो राज्यसभा में भी पीएम के द्वारा मनोनीत जो मंत्री होता है, पीएम द्वारा मनोनीत जो मंत्री होता है वही सदन का नेता होता है। ठीक है, अच्छा, इस सदन के नेता शब्द जो है या फिर इसका उल्लेख कहां पर हमें मिलता है? तो लोकसभा वाले का उल्लेख लोकसभा नियमों के अंदर, और इसका उल्लेख राज्यसभा नियमों के अंदर हमें मिलता है। राज्यसभा नियमों में राज्यसभा के सदन के नेता का उल्लेख मिलता है, और वहां पर नेता कौन होता है? जो पीएम के द्वारा मनोनीत मंत्री होता है वही वहां का नेता होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं विपक्ष के नेता की। तो विपक्ष का नेता जो कि विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है सदन के अंदर, तो यहां पर विपक्ष का नेता कौन होता है? तो विपक्ष का नेता होने के लिए एक क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, और वो क्वालिफिकेशन होती है कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, या फिर यूं कह दो कि 1/10 जो जिसके पास में सीटें होती है वही विपक्ष जो है माना जाता है। यानी कि, या फिर ऐसा कह लो कि जो सबसे बड़ा दल होता है, सबसे बड़ा विपक्षी दल जो होता है वही विपक्ष का नेता होता है। विपक्षी दल का नेता ही क्या होता है? विपक्ष का नेता होता है। और उसके लिए जरूरी है कि वो जो कुल सदस्य संख्या का 10वें भाग जो है उसने सीटें जीत रखी हो। जैसे कि लास्ट वाली जो लोकसभा थी उसके अंदर कांग्रेस को उतना ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, तो उसको शायद 40 या 44 सीटें ही मिली थी। जबकि लोकसभा में जो है आपके 545 543 सदस्य के हिसाब से लगभग लगभग 45 जो सदस्य होने चाहिए, जबकि उनको 40 या 44 सीटें ही मिली थी, तो उनको विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी जो पिछली वाली लोकसभा थी उसके अंदर। अभी फिलहाल के लिए हम विपक्ष के नेता को जो है समझ चुके हैं, और ये विपक्ष के नेता को जो है वो आप जब अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में इसी को अल्पसंख्यक नेता भी कहते हैं, अल्पसंख्यक नेता भी कहते हैं। और ब्रिटेन में जो है इसी को छाया मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है, छाया मंत्रिमंडल। अच्छा, ये छाया मंत्रिमंडल शब्द क्यों दिया गया है? क्योंकि ये एक तरीके से वैकल्पिक मंत्रिमंडल होता है। छाया मंत्रिमंडल का मतलब जो सरकार की छाया के रूप में काम करता है। जैसे प्रधानमंत्री के विपरीत विपक्ष का नेता, सूचना मंत्री के विपरीत जो विपक्ष का नेता होता है उसी के अधीन जो है कई सारे जो है काल्पनिक रूप से मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, ताकि जब वैकल्पिक सरकार की बात आए या फिर सरकार जो है वो बहुमत खो दे, तब कौन मंत्री बनता है, किसकी सरकार बनती है, तो वो तमाम सारी बात है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने इसीलिए इसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा है। किसको? विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री क्यों कहा है? कि जब जो सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है और उसकी सरकार अगर गिर जाती है, तो फिर कौन प्रधानमंत्री होगा?
तो ये ये जो आपके विपक्ष का नेता है वही प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सामने आता है। तो ये कई सारे उपनाम जो है वो अलग अलग, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन की संसद में विपक्ष के नेता को दिए गए हैं। ठीक है, छाया मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है ब्रिटेन में? विपक्ष का नेता ही छाया मंत्रिमंडल का नेता होता है। ठीक है, जहां तक बात व्हिप की है, तो व्हिप बेसिकली क्यों नियुक्त किया जाता है? ताकि जो सदस्य है वो अनुशासन के अंतर्गत रहे, पार्टी के निर्देशों का पालन करते रहे, पार्टी जब उपस्थित होने के लिए कहे तब वो सदन में उपस्थित हो, पार्टी या दल के जो पक्ष होता है उस पक्ष को वहां पर रखे और उसी पक्ष या विपक्ष में मतदान करे अकॉर्डिंग टू जो दल होते हैं उनकी विचारधारा के अनुसार। तो विप जो होता है वो पक्ष व विपक्ष दोनों का होता है, पक्ष व विपक्ष दोनों का होता है, यानी कि सभी दलों का लगभग लगभग विप वहां पर मौजूद होता है। और विप का कार्य क्या होता है कि सभी सदस्यों की अधिकाधिक जो उपस्थिति है, अधिकाधिक उपस्थिति तय करना, उनकी अधिकाधिक उपस्थिति वहां पर मौजूद हो ये तय करता है। इसके अतिरिक्त जो है वोटिंग जो है वो पक्ष में करनी है या विपक्ष में करनी है उसके अकॉर्डिंग निर्देश देता है। ठीक है, वोट हेतु निर्देश देता है। और अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं या वोट के लिए जो विप ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों को नहीं मानते हैं या दल जो पार्टी लाइन होती है उसके विपरीत जाकर बयानबाजी करते हैं, तो उनके खिलाफ जो विप है वो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकता है। कौन कर सकता है? विप कर सकता है। और विप जो होता है वो पक्ष व विपक्ष दोनों का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नियुक्त किया जाता है, ताकि कोई भी सदस्य अपनी पार्टी लाइन से विपरीत जाकर मत ना दे, अपनी पार्टी लाइन से विपरीत जाकर अनुपस्थित ना रहे। ठीक है, तो ये तीनों जो हमने पढ़े हैं उसको एक बार पीपीटी में देख लेते हैं। जैसे कि सदन का नेता जो होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा नियमों के तहत लोकसभा में कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है अमूमन, या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत मंत्री होता है। राज्यसभा नियमों के अनुसार राज्यसभा में कौन होता है? तो पीएम के द्वारा मनोनीत मंत्री ही वहां पर सदन का नेता होता है। यानी कि ये सरकार का प्रतिनिधित्व सदन में कौन करते हैं? तो ये सदन के नेता करते हैं। जहां तक बात है विपक्षीय नेता की, तो विपक्ष का नेता दोनों सदनों में होता है, दोनों सदनों में एक एक होता है, यानी कि दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में एक एक जो है विपक्ष का नेता होता है। इसके लिए क्या जरूरी है कि 1/10 सीट पाने वाला दल, कोई भी दल जो कि 1/10 सीट कम से कम पा लिया हो या फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो का नेता हो, उसी को ही जो है आपके विपक्ष के नेता कहते हैं। और विपक्ष के नेता को जो है कैबिनेट मंत्री की सुविधा दी जाती है, और ये 1977 से ही दी जाने लगी है कि कैबिनेट मंत्री की उसको सुविधा दी जाती है। तमाम सारे विशेषाधिकार जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं वो तमाम सारे वेतन भत्ते और विशेषाधिकार विपक्ष के नेता को भी 1977 से कैबिनेट मंत्री की सुविधा इसको दी जा रही है। ठीक है, अमेरिका में इसको अल्पसंख्यक नेता भी कहते हैं, विपक्षीय नेता को। और ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की जो अवधारणा है वो इसी विपक्षीय नेता की अवधारणा से जुड़ी हुई है। और आइवर जेनिंग्स ने इसको वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा है कि जब कभी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो फिर सरकार बनाने के लिए कौन एलिजिबल होता है? तो यही विपक्ष का नेता एलिजिबल होता है। ठीक है, इसके बाद में विप के बारे में देख लेते हैं। तो विप जो शब्द है या फिर विप की जो अवधारणा है वो न तो संविधान में उल्लेखित है, न ही संसदीय नियमों में उल्लेखित है, न ही संसदीय जो संविधि होती है। देखो, एक तो नियम होते हैं संसद के, सदनों के जो नियम होते हैं, लोकसभा नियम, राज्यसभा नियम, एक संविधान होता है जैसा कि हम जो पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक संसदीय संविधि भी होती है, संसद के द्वारा कोई विधि बनाई गई होती है, उसको संसदीय संविधि कहते हैं। तो विप का जो उल्लेख है न तो हमें संविधान में मिलता है, न ही सदन के नियमों में मिलता है, न ही संसदीय संविधि में मिलता है, परंतु संसदीय परंपरा जो है, संसदीय सरकार की जो परंपरा है उसके अंदर जो है विप का हमें उल्लेख मिलता है। और विप जो है वो पक्ष व विपक्ष दोनों का होता है। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है पार्टी सदस्यों की अधिकाधिक उपस्थिति जो है वो सदन में सुनिश्चित करें, और पक्ष व विपक्ष में जो मतदान होता है उसको सुनिश्चित करना ही इसका उल्लेख होता है। और अगर कोई भी सदस्य इसके निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ क्या की जा सकती है? अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत जो है आपके तमाम सारे दल बदल का भी मामला यहाँ पर बनता है, या फिर और भी दूसरी चीजें यहाँ पर बनती है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि संसद की बैठक से संबंधित है, वो कौन कौन से हो सकते हैं।
जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि संसद में जो सत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो जो संसद के सत्र जो है वो आहूत कौन करता है या उसको सत्रावसान कौन करता है, उन तमाम सारी बातों को हम पढ़ेंगे। तो जब संसद के किसी भी सत्र को आहूत करने की जब बात आती है तो वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति ये ध्यान रखता है कि कभी भी दो सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल न आ जाए। ठीक है, तो संसद के जो सत्र है उसमें हमें ये बात ध्यान रखनी है कि सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का अंतराल ना हो। और इस सत्र को आहूत कौन करता है, तो इस सत्र को समय समय पर जो है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति, आहूत यानी कि बुलाना, ठीक है, जैसे आहुति दी जाती है उसी प्रकार से आहूत यानी कि बुलाना, राष्ट्रपति द्वारा इसको सत्र को आहूत किया जाता है। ठीक है, जब संसद के सत्रों की प्रकार की बात करें तो इसको जैसे अमूमन हम पढ़ते भी है कि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। इनको याद रखने का एक तरीका ऐसे है जैसे कि आप जो है वो बजट सत्र से स्टार्ट कर सकते हैं, बजट सत्र, फिर ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और फिर आपके शीतकालीन सत्र होता है। तो इसमें जो है हमें एक जो है गिनती ध्यान रखनी है, 4, 3 और 2। ठीक है, और बजट सत्र जो है वो हमें फरवरी से स्टार्ट करना है, यानी कि फरवरी से 4 महीने तक, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो फरवरी से मई तक 4 महीने के लिए कौन सा सत्र चलता है, बजट सत्र चलता है। फिर आप 1 महीने का गैप दे दो, यानी कि जून का गैप देके फिर 3 महीने तक वो चलना है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो जुलाई से सितंबर तक क्या चलता है, आपके ग्रीष्मकालीन सत्र चलता है। फिर वापस 1 महीने का गैप दे दो, सितंबर के बाद में अक्टूबर, और फिर 2 महीने के लिए आपके शीतकालीन सत्र, यानी कि नवंबर दिसंबर में कौन सा सत्र चलता है, नवंबर दिसंबर में आपके चलता है शीतकालीन सत्र। अच्छा, ये जो सत्रों की जो अवधि लिखी हुई है वो निश्चित नहीं है, ठीक है, अमूमन यही चलती है, इसीलिए अपन ने इसको जो है इस प्रकार से पढ़ा है। जहां तक बात सत्र और बैठक की है, तो जैसे क्या होता है कि सपोज के एक आपके बजट सत्र स्टार्ट हुआ, ठीक है, बजट सत्र जो स्टार्ट हो रहा है वो पूरा का पूरा सत्र स्टार्ट हो गया है, जिसको कि आहूत करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास में। अब बजट सत्र में कई सारी बैठकें होगी, जैसे हर दिन की एक अलग अलग बैठक होगी, ठीक है। तो जो पहली बैठक है उस मतलब पहले दिन की जो बैठक हो रही है उसमें भी अगेन 2 सत्र होते हैं, जैसे कि एक तो जो प्रश्नकाल और शून्यकाल वाला सत्र होता है, फिर उसके बाद में लंच होता है, फिर अन्य प्रस्तावों वाला सत्र होता है, ठीक है। तो सत्र और बैठक में अगर हम अंतर देखना चाहें तो एक तो ओवरऑल जो सत्र होता है यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र, और उसके अधीन कई सारी बैठकें होती है, और बैठक में भी कई सारे सत्र होते हैं, ठीक है। ये शब्द मिले जुले हैं तो इसलिए इसको लेके ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बैठक का समापन कब होता है, कोई भी एक बैठक चल रही है या कोई भी एक सत्र चल रहा है उसका समापन कब होता है, तो बैठक का समापन एक तो जब कि स्थगन या स्थगित कर दी जाए पीठासीन अधिकारी के द्वारा, जो बैठक चल रही है उसको स्थगित कर दी जाए। स्थगित कुछ घंटे के लिए की जा सकती है, कुछ दिनों के लिए की जा सकती है, कुछ सप्ताह के लिए की जा सकती है। तो स्थगन के द्वारा बैठक को समाप्त किया जा सकता है, या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगन भी किया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन भी किया जा सकता है। अभी नीचे हम जब पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन किया जा सकता है, या फिर जो पूरा सत्र जो चल रहा है उस सत्र को ही खत्म किया जा सकता है, जिसको कि हम सत्रावसान कहते हैं। तो सत्रावसान के द्वारा भी जो है वो बैठक खत्म की जा सकती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोकसभा होती है उसी को ही भंग करके यानी कि उसको ही विघटित करके भी बैठक को खत्म किया जा सकता है। तो विघटन के द्वारा भी जो है वो आपके बैठक को समाप्त किया जा सकता है। अच्छा, बैठक को समाप्त करना यानी कि जो सत्र चल रहा है उसमें जो बैठक चल रही है लास्ट वाली, उसको समाप्त इन 4 तरीकों से किया जा सकता है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले स्थगन जो है या स्थगित करना, सदन को स्थगित करना या बैठक जो है उसको स्थगित करने का मतलब क्या होता है। तो स्थगन पे सबसे पहली बात कि कौन करता है, तो स्थगन जो है वो आपके लोकसभा में अध्यक्ष करता है, राज्यसभा में सभापति करता है, यानी कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो है सदन को स्थगित किया जा सकता है, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में आपके सभापति के द्वारा,
ठीक है। तो स्थगन कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अमूमन हम सारी चीजें लोकसभा के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, वही सारी कॉपी पेस्ट होती है आपके राज्यसभा में, इसीलिए मैं लोकसभा के शब्द अधिकांशतः लिखूंगा। तो अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है स्थगन, पहली बात। जबकि जब सत्र को आहूत करना होता है, जब सत्र को हमने आहूत किया था, तब कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है। और जैसे ही स्थगन होता है तब क्या होता है? तो स्थगन जो है वो कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिन के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है। यानी कि स्थगन जो है वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए या कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है। ठीक। अच्छा, अब ऐसा कई बार होता है जैसे कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के दौरान आपने बैठक को जो है स्थगित कर दिया है, जो अध्यक्ष है उसने स्थगित कर दिया है, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया है। तो जो काम है, जो विधेयक प्रस्तावित है, जो संकल्प प्रस्तावित है, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो जो आपके संकल्प प्रस्तावित है या फिर जो विधेयक प्रस्तावित है, उन पर कोई भी फर्क, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जो के त्यों बने रहेंगे। जैसे ही अगली बैठक आयोजित की जाएगी, अगली बैठक बुलाई जाएगी, वैसे ही वो तमाम सारे संकल्प और विधेयक पर कार्यवाही की जा सकती है। जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन की बात की जाती है, तो इसमें और स्थगन में क्या अंतर होता है? तो जब स्थगन किया जाता है लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा, तब तो बताया जाता है कि ये 5 घंटों के लिए हम जो है सदन को स्थगित कर रहे हैं, या शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक के लिए हम सदन को जो है वो स्थगित कर रहे हैं। परंतु जब अनिश्चित काल के लिए स्थगन किया जाता है, तब उसमें आगामी आहूत करने का समय नहीं बताया जाता है। यानी कि जब आहूत करने का समय बताया जाए, मतलब आगे जो बैठक होगी उसको कब बुलाया जाएगा, अगर उसकी समय सीमा बता दी गई है कि हमने 5 घंटे के लिए सदन को स्थगित किया है, या फिर हमने जो है शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक के लिए जो है सदन को स्थगित किया है, तब तो वो स्थगन कहलाएगा। परंतु अगर हमने समय नहीं बताया तो उसको हम कहेंगे अनिश्चितकालीन स्थगन। मतलब अनिश्चित काल के लिए हमने सदन को स्थगित किया है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन को सदन के स्थगन का मतलब क्या है? जिसमें आहूत करने का समय न बताए, आहूत करने या फिर बैठक को बुलाने का समय बताए बिना बैठक को स्थगित करना। अगर आहूत करने का, आगामी बैठक बुलाने का समय बताए बिना ही अगर बैठक को स्थगित कर देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनिश्चित काल हेतु स्थगन। जब हम सत्रावसान की बात करते हैं, तो सत्रावसान से हमारा तात्पर्य क्या है? कि सत्र का ही जो है वो अवसान हो गया है, सत्र का ही क्या हो गया है, और सत्र ही पूरी की पूरी तरीके से क्या हो गई है? खत्म हो गई है। ठीक है, तो सत्र का अवसान किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कि स्थगन और अनिश्चितकालीन स्थगन किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। परंतु सत्र को आहूत करना भी राष्ट्रपति करता है, और सत्र को अवसान यानी कि खत्म करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा सूचना दी जाती है कि आप जो है, हम जो है इस समय जो है सत्र को अवसान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी सूचना किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति खुद करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो सूचना दी जाती है वो हो सकता है कि पहले ही बता दी जाए, यानी कि पूर्व ही अधिसूचना द्वारा सत्रावसान किया जा सकता है, या फिर अध्यक्ष जो है वो लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दे, और फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद में राष्ट्रपति कहे कि अब जो है हम सत्र को अवसान कर रहे हैं। ठीक है, तो सत्रावसान इस समय किया जाता है। अच्छा, सत्रावसान के दौरान ये जो संकल्प है, ये जो विधेयक है जो कि सदन में प्रस्तावित थे, उन पर क्या फर्क पड़ता है? तो सत्रावसान के दौरान जो संकल्प और विधेयक जो प्रस्तावित है, उन पर कोई भी फर्क इस प्रकार से नहीं पड़ता कि वो फिनिश नहीं होते हैं। यानी कि जो आगामी सत्र जब आयोजित किया जाएगा, तब नवीन नोटिस के साथ में, उस पर कार्रवाई वापस से प्रारंभ की जा सकती है। यानी कि जो संकल्प और विधेयक वहां पर सदन में प्रस्तावित है, उन पर कार्रवाई फिर से प्रारंभ की जा सकती है, जबकि सत्रावसान किया जाता है नवीनतम नोटिस देकर। सरकार के द्वारा नवीन नोटिस दिया जाएगा अध्यक्ष को, और उसी विधेयक पर फिर पुनः चर्चा प्रारंभ की जा सकती है नवीन सत्र में। ठीक है, परंतु ब्रिटेन में जो है ये मामला, सत्रावसान वाला मामला अलग है।
ब्रिटेन में जो भी संकल्प और विधेयक प्रस्तावित है 17 के उपरांत वो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं, उन पर आगामी सत्र में कोई भी कार्यवाही यूं की तो नहीं की जाती, फिर वो नवीन सिरे से ही तमाम सारे काम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम विघटन का। विघटन से हमारा क्या तात्पर्य है? तो विघटन से हमारा तात्पर्य यह है कि जो सत्र है वो ही पूरी तरीके से या सदन जो है वो ही पूरी तरीके से फिनिश हो गई है। यानी कि जैसे कि विघटन की बात हम करेंगे तो लोकसभा का ही विघटन होता है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो तो निरंतर चलने वाला सदन है, लोकसभा ही अस्थायी सदन है, राज्यसभा तो स्थायी सदन है। तो लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का नहीं होता है। तो पहली बात इसमें क्या है? लोकसभा का ही विघटन होता है, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। दूसरी बात क्या है इसमें? दूसरी बात यह है कि ये जो विघटन है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा विघटन किया जाता है, और राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से विघटन नहीं करता है। राष्ट्रपति जो है वो, एक तो क्या होता है कि जैसे ये विघटन है वो दो प्रकार का इस प्रकार से माना जा सकता है कि जैसे एक तो जो स्वयं ही विघटन होती है, स्वयं ही विघटित होती है। कब विघटित होती है? लोकसभा स्वयं ही, लोकसभा 5 वर्ष पश्चात जो है, 5 वर्ष पश्चात लोकसभा स्वयं ही विघटित होती है, पहली बात। यानी कि 5 साल का ही उसका कार्यकाल होता है, 5 साल के बाद में लोकसभा स्वतः ही विघटित हो जाती है। ठीक है, और ये स्वतः ही विघटित और किस तरीके से हो सकती है? जैसे कि सपोज के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया परंतु राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा है तो उस दौरान तो विघटित नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तो सदन विघटित हो ही नहीं सकता। तो राष्ट्रीय आपातकाल फिनिश होने के बाद में, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल फिनिश होता है उस अवधि के बाद में भी जो है लोकसभा स्वयं विघटित हो सकती है। तो ये दो कंडीशन तो यहां पर हो गई। तीसरी कंडीशन, राष्ट्रपति भी इसको विघटित कर सकता है समय पूर्व। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्ति पूर्व भी इसको विघटित कर सकता है। कब विघटित कर सकता है? जबकि मंत्रिपरिषद के नेतृत्व वाली, मतलब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को ऐसा सलाह दे कि ये जो लोकसभा है वो जनप्रतिनिधि जनता के भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर रही है, इसीलिए आप इस लोकसभा को भंग कर दो। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति उस लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो वो कार्यकाल की जो इसका 5 साल का कार्यकाल होता है उसकी समाप्ति से पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। अच्छा, इस विघटन के दौरान इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विघटन के पश्चात जितने भी संकल्प है, जितने भी विधेयक है, जितनी भी याचिकाएं हैं, वो तमाम सारी चीजें समाप्त मानी जाती है। इसको थोड़ा और स्पेसिफिक तरीके से थोड़ा हम और आगे पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम विघटन के प्रभाव की बात करें तो विघटन का क्या प्रभाव पड़ता है? अच्छा, यहां पर अगर लोकसभा विघटित हो गई है, ये जो लोकसभा अगर विघटित हो गई है तो इस विघटन के बाद में लोकसभा का जो विघटन है वो अपरिवर्तनीय है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा एक बार विघटित कर दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा और थोड़े समय बाद में राष्ट्रपति पुनः आके कहे कि नहीं चलो मैंने तो जो विघटित की है वो मैंने गलत कर दिया था, मैं वापस से जिंदा करता हूं लोकसभा को। तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये विघटन जो है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है। क्या है ये? अपरिवर्तनीय है। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये विघटन का प्रभाव क्या होता है, कौन कौन से विधेयक समाप्त माने जाते हैं, कौन कौन से विधेयक समाप्त नहीं माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समाप्त होने वाले विधेयकों की अगर हम बात करें तो समाप्त कौन कौन से विधेयक होते हैं? तो वो तमाम सारे विधेयक जो कि लोकसभा से तो पारित हो गए हैं परंतु राज्यसभा में पारित नहीं हुए हैं, या लोकसभा में विचाराधीन है, राज्यसभा ने उस पर विचार ही नहीं किए हैं। तो दो प्रकार के विधेयक समाप्त होते हैं, जैसे कि जो केवल लोकसभा में, मतलब अभी बिल आया ही था और केवल लोकसभा में विचाराधीन है, केवल लोकसभा में क्या है? विचाराधीन है, तो वो विधेयक समाप्त माना जाएगा। या फिर ऐसा विधेयक जो कि लोकसभा से पारित है, लोकसभा से तो पारित है और राज्यसभा में विचाराधीन है, तो क्योंकि लोकसभा विघटित हो गई है तो नई लोकसभा आएगी, तो लोग ये जो पुरानी लोकसभा से जो पारित है उसको कैसे माना जा सकता है? तो लोकसभा के टच में आ गया है, तो लोकसभा के टच में आए हुए विधेयक जो कि राज्यसभा ने पारित नहीं किए हैं वो तमाम सारे विधेयक क्या हो जाएंगे? लैप्स माने जाएंगे, वो तमाम सारे विधेयक नष्ट माने जाएंगे। ठीक है, अब समाप्त कौन कौन से विधेयक नहीं हो सकते हैं, कौन कौन से विधेयक नहीं होते हैं? तो पहला वो विधेयक जो कि केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक है और अब वो लोकसभा में आएगा। ठीक है, अब अभी तक आया नहीं है, अब वो लोकसभा में आएगा, तो ये विधेयक जो है
आपके लैप्स नहीं होता, ये विधेयक जो है वो जिंदा रहता है। ठीक है, ऐसा विधेयक जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने पारित कर दिया है और राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के पास में भेज दिया गया है, राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर हेतु भेज दिया गया है, तो ये विधेयक भी समाप्त नहीं माना जाएगा। या फिर ऐसा देख लो कि राज्यसभा और लोकसभा ने तो पारित कर दिया है, परंतु राष्ट्रपति ने जो है इसको पुनर्विचार के लिए भेजा है, इसको पुनर्विचार के लिए भेजा है, तो ये विधेयक भी पारित, मतलब ये विधेयक भी लैप्स नहीं होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो है वो विधेयक जो है वो सरकारी आश्वासन वाली जो सरकारी आश्वासन जांच वाली जो समिति है, उस समिति के द्वारा के अधीन विचाराधीन है या उस समिति के द्वारा जांच की जा रही है, तो भी वो विधेयक जो है वो समाप्त नहीं समझा जाएगा। यानी कि ये 3-4 प्रकार के जो विधेयक है वो समाप्त नहीं समझे जाते हैं अगर वो राज्यसभा के द्वारा पारित है परंतु लोकसभा में तो आया ही नहीं है, या फिर लोकसभा में अब आएगा। ठीक है, वो राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया था परंतु राष्ट्रपति उस पर विचार मतलब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करना बाकी है। लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया था परंतु राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लिए भेजा है, तो ये विधेयक जो है वो पारित मतलब वो जो है लैप्स नहीं होते हैं। या यूं कह दो कि केवल राज्यसभा में जो विचाराधीन है तो वो भी जो है विधेयक लैप्स नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के लोकसभा ने अगर पारित कर दिया है और केवल लोकसभा के ही संपर्क में है, केवल लोकसभा ही उस पर विचार कर रही थी, तो वो विधेयक जो है वो लैप्स माने जाएंगे, बाकी विधेयक यथोचित बने रहेंगे। ठीक है, जहां तक बात महान्यायवादी और मंत्रियों वाली है, तो महान्यायवादी और मंत्री जो है उनके पास में ये विशेषाधिकार होता है कि वो किसी भी सदन की, लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन की किसी भी बैठक में भाग ले सकते हैं, उनमें अपना पक्ष रख सकते हैं और उनकी चर्चाओं में भाग ले सकते हैं। तमाम सारी जो भी वहां पे डिस्कशन हो रही है उसमें भाग ले सकते हैं। कौन? महान्यायवादी और मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं या दोनों की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, परंतु मत जो है वो महान्यायवादी कभी भी नहीं दे सकते। महान्यायवादी जो है, महान्यायवादी वो मत नहीं दे सकते, किसी भी सदन में मत नहीं दे सकते, न लोकसभा में न राज्यसभा में। भले ही चर्चा, दोनों की चर्चाओं में भाग ले सकते हैं परंतु मत कहीं पर भी नहीं दे सकते। और जहां तक बात मंत्रियों की तो है, तो मंत्री केवल उस सदन में मत दे सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य है। जैसे कि कोई मंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है, तो हो सकता है कि वो लोकसभा में भी कार्रवाई में भाग ले, लोकसभा की चर्चाओं में भाग ले, परंतु मत जो है वो केवल राज्यसभा में ही दे सकता है, लोकसभा में नहीं दे सकता। तो मंत्री जो है वो उसी सदन में मत देगा, उसी सदन में मत देगा जिसका वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य है। ठीक, अब गणपूर्ति की बात कर लेते हैं। तो गणपूर्ति जो होती है वो क्या होती है, या कोरम जो होती है वो क्या होती है? कोरम यानी कि न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके उपरांत ही सदन की कार्यवाही की जाएगी। तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि 1/10वां जो भाग है सदस्यों का वो मौजूद होना ही चाहिए, इसके बिना किसी भी सदन की कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। यानी कि किसी भी सदन की का 10वां भाग जब तक वहां पर मौजूद नहीं होगा, यानी कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग वाले सदस्य वहां पर मौजूद नहीं होंगे, तब तक उस सदन की कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि लोकसभा की कार्रवाई के लिए 543 सदस्य है तो कम से कम 55 सदस्य होना जरूरी है, और राज्यसभा की कार्रवाई के लिए कम से कम 25 सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 245 हमने सदस्य पढ़े थे। तो 1/10वां भाग सदस्यों का होना सदन में बहुत ही जरूरी है। बिना इसके जो है गणपूर्ति या कोरम पूरी नहीं मानी जाती है, और गणपूर्ति और कोरम पूरी नहीं होने की स्थिति में जो अध्यक्ष या सभापति जो है वो सदन को स्थगित भी करता है। ये हमने उनकी शक्तियों में भी पढ़ा था। ठीक, अब हम देखते हैं सदन की भाषा क्या उनसे रहेगी। तो सदन में जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जो है वक्तव्य दिया जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। परंतु अगर कोई सदस्य ये चाहे कि मुझे तो अपनी मातृभाषा में बोलना है, तो मातृभाषा में बोलने की अनुमति उसको पीठासीन अधिकारी के द्वारा अग्रिम रूप से दी जाएगी, तभी वह मातृभाषा में चर्चा कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात,
जब हमारा संसद शुरू हुई थी तब तो अंग्रेजी जो भाषा है उसको केवल 15 वर्ष के लिए ही मान्य किया गया था कि 15 वर्ष उपरांत अंग्रेजी अपने आप जो है वो क्या हो जाएगी, जो है सदन की कार्यवाही से हटा दी जाएगी। परंतु क्योंकि तमिलनाडु और तेलुगु जो हिंदी विरोधी आंदोलन क्षेत्र है दक्षिण में, वहां पर कई सारे आंदोलन चले थे, इसी वजह से राजभाषा अधिनियम 1963 जो हमारा राजभाषा अधिनियम 1963 है, उसके तहत अंग्रेजी की निरंतरता जो है उसको बरकरार रखा गया। यानी कि अंग्रेजी जो है अब 15 वर्षों बाद यानी कि 1965 के बाद भी अभी तक वर्तमान में भी संचालित की जाती है सदन की कार्यवाही अंग्रेजी में। यानी कि सदन की कार्यवाही जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में की जाती है और मातृभाषा की अनुमति पीठासीन अधिकारी के द्वारा सदस्य द्वारा ली जा सकती है। लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र का मतलब यह होता है जैसे कि कोई भी पूर्व लोकसभा है, यानी कि जो लोकसभा है उसकी अंतिम बैठक है एक तरीके से, ठीक है, लोकसभा की अंतिम बैठक है। और लेम डक सत्र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तमाम सारे वो विधायक भी, वो सांसद भी शामिल होते हैं जो कि नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं। यानी कि नई लोकसभा हो गई है, नई लोकसभा का चुनाव हो गया है, तो पुरानी जो लोकसभा है यानी कि पूर्ववर्ती जो लोकसभा है उसके वो सदस्य जो कि नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं उनको लेम डक कहा जाता है। और उनकी जो लास्ट बैठक होती है उसको लेम डक सत्र कहा जाता है। यानी कि लेम डक का मतलब क्या होता है? वे सांसद जो नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं, और इन्हीं सांसदों की या फिर जो भी पूर्ववर्ती जो सांसद है उनकी बैठक जिस सत्र में होती है, जिस लास्ट बैठक में होती है, उसी को लेम डक सत्र हम कहते हैं। ठीक है, इसके साथ में ये वाली तमाम सारी चीजें तो होती है आपकी पूरी। अब हम जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं कि संसद का जो सत्र है उसको आहूत करने की शक्ति किसके पास में है? तो वो राष्ट्रपति के पास में है, और वो प्रत्येक सदन को जो है वो उसका सत्र जो है आहूत करता है। और आहूत करने के दौरान वो इस बात का ध्यान रखता है कि ये जो अंतराल जो है अधिकतम 6 माह से अधिक का नहीं अंतराल होना चाहिए। यानी कि सपोज के कोई जो सत्र है वो फरवरी में हो गया है, तो अब अधिकतम अगला सत्र जो है वो जुलाई में बुलाना ही पड़ेगा। जुलाई अगस्त से पहले जो है वो सत्र बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ठीक है, तो अगस्त में 30 अगस्त तक जो है वो सत्र बुलाना ही पड़ेगा। अक्टूबर से पहले पहले वो सत्र बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अंतराल है सदन के सत्रों का वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। अगर 6 महीने से अधिक का अंतराल होता है तो ये संवैधानिक एक तरीके से संकट उपस्थित हो जाता है, इसीलिए 6 महीने के भीतर भीतर दूसरा सत्र बुलाना ही पड़ता है। और हमने अभी पढ़ा था कि 3 प्रकार के सत्र होते हैं। बजट सत्र जिसको कि हम 4 महीने के हिसाब से फरवरी से मई तक याद कर सकते हैं, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक 3 महीने के हिसाब से, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में 2 महीने का। इनमें एक महीने का गैप है जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, बैठक और सत्र में अगर अंतर देखना चाहे तो संसद जो है उसके एक सत्र में कई सारी बैठकें होती है, काफी बैठकें होती है। ठीक है, और प्रत्येक जो बैठक होती है उसमें 2 सत्र होते हैं। एक तो जो पहला प्रश्नकाल और शून्यकाल वाला जो समय होता है 11 से 1 बजे तक का, फिर लंच होता है, फिर बाद में 2 से 6 बजे तक जिसमें अन्य प्रस्ताव पारित होते हैं। तो ये 2 बैठकें जो है इसकी होती है। ठीक है, भोजन के बाद में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो सदन है उसकी बैठक का समापन कब होता है। इसकी बैठक का समापन जो है वो 4 कंडीशन में हो सकता है। पहला, अगर सदन को स्थगित कर दिया गया है। दूसरा, अगर सदन जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीसरा, अगर सदन का सत्रावसान कर दिया गया है। और चौथा, अगर सदन को विघटित कर दिया है। और विघटित कौन होता है? विघटित हमेशा लोकसभा ही की जा सकती है, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं की जा सकती, क्योंकि राज्यसभा तो निरंतर रूप से चलने वाला सदन है, अस्थायी सदन नहीं है। ठीक है, स्थायी सदन है। लोकसभा के मामले में ही विघटन किया जा सकता है। सबसे पहले स्थगन की बात करते हैं, तो स्थगन जो है वो एक बैठक का स्थगन होता है, जबकि जब हम सत्रावसान की बात करेंगे तो वो पूरी की पूरे सत्र का ही जो है अवसान होता है,
जबकि स्थगन जो होता है वो केवल एक बैठक का स्थगन होता है, इसके बाद में कई सारी बैठकें होती है, एक सत्र में कई सारी बैठकें होती है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना होगा कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा ही स्थगन किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्थगन है वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है, और इसमें जो विचाराधीन काम है उस पर कोई भी असर ये नहीं पड़ता है कि जो भी विधेयक यहाँ पर विचाराधीन है, जो भी संकल्प रखे गए हैं उन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनिश्चितकालीन स्थगन। तो अनिश्चितकालीन स्थगन में ये ध्यान रखना होगा कि आहूत करने का जो समय है वो नहीं बताते हैं, बताते हुए स्थगित अगर किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, अनिश्चितकालीन स्थगन कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद में सत्रावसान की बात देख लेते हैं। तो सत्र का समापन होता है उसी को हम सत्रावसान कहते हैं। यहां पर बैठक का समापन नहीं होता है, यहां पर पूरे सत्र का समापन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सत्रावसान कहते हैं। और सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और सत्रावसान का मतलब क्या होता है, सत्र के सत्र के पूर्ण होने पर, हालांकि राष्ट्रपति इससे पूर्व भी इसकी अधिसूचना जारी कर सकते हैं, परंतु सत्र के पूर्व होने पर, मतलब सत्र के पूर्ण होने पर सत्रावसान किया जा सकता है, ठीक। अच्छा, यहां पर विधेयक जो है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, सत्रावसान का विधेयक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बचे हुए काम को अगले सत्र में नया नोटिस देकर पुनः जो है वो प्रारंभ किया जा सकता है। परंतु ब्रिटेन के मामले में ये मामला अलग है कि वहां पर सत्रावसान होने के कारण जो विधेयक है या अन्य लंबित जो कार्य है वो पूरी तरीके से क्या माने जाते हैं, समाप्त माने जाते हैं। तो ब्रिटेन वाली विधा को हमने फॉलो नहीं किया है। जहां तक बात विघटन की है, तो विघटन भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि ये पूरे के पूरे सदन का जीवन काल ही समाप्त होता है, और विघटन हमेशा लोकसभा का ही होता है, राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, ठीक है। तो राज्यसभा का कभी नहीं होता, केवल लोकसभा का ही होता है। और इसका लोकसभा का जैसे ही विघटन होता है तो पुनः इसको जीवन कब मिलता है, इसका पुनर्गठन जो है वो चुनाव के पश्चात ही हो सकता है, बिना चुनाव के नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विघटन जो है वो क्या है, अपरिवर्तनीय है। अब ये विघटन जो है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक तो अगर वो स्वयं विघटित हो जाए, यानी कि कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में, यानी कि जो इसका 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद में जो है वो आपकी लोकसभा विघटित हो सकती है, पहली बात। या फिर वह काल पूरा हो जाए, वह काल पूरा हो गया हो जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय बढ़ाया गया हो। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा था तो हमने 1 साल इसके जो है अवधि बढ़ाई थी, जैसे कि इंदिरा गांधी ने बढ़ाई थी, तो वो 1 साल की अवधि पूर्ण हो गई है और राष्ट्रीय आपातकाल भी समाप्त हो गया है, तो भी ये इसका विघटन हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा भी विघटन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा भी इसका विघटन किया जा सकता है। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता है, और ये क्या है, अपरिवर्तनीय होता है। ये क्या है, अपरिवर्तनीय विघटन होता है, ठीक है। ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होता है, तो प्रभाव ये होता है कि जितने भी विधेयक है, जितने प्रस्ताव है, संकल्प है, नोटिस है, याचिका है, वो क्या मानी जाती है, समाप्त मानी जाती है। और जिन लंबित विधेयकों पर, हालांकि जिन लंबित विधेयकों पर जांच जो है वो सरकारी आश्वासन समिति द्वारा की जा रही है, उनको समाप्त नहीं माना जाता। जिन भी विधेयकों पर जांच जो है सरकारी आश्वासन समिति अगर कर रही है तो उनको समाप्त नहीं माना जाता, ठीक। अब इसके बाद में देख लेते हैं समाप्त होने वाले कौन कौन से विधेयक है। तो समाप्त होने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं, जो कि लोकसभा में विचाराधीन कोई विधेयक है जिस पर की राज्यसभा ने कोई भी विचार नहीं किया था या कर भी लिया, या फिर लोकसभा में विचाराधीन विधेयक है वो समाप्त हो जाएंगे। या फिर लोकसभा से पारित कोई भी विधेयक है परंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक है तो वो समाप्त माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी विधेयक है जो अगर लोकसभा में पारित हो गया है या राज्यसभा से पारित होकर लोकसभा में विचाराधीन है तो वो दोनों के दोनों विधेयक जो है समाप्त माने जाएंगे। परंतु अगर कोई विधेयक केवल राज्यसभा से पारित हुआ है, अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो गया है और राष्ट्रपति के पास में हस्ताक्षर हेतु गया हुआ है या राष्ट्रपति ने उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु भेजा गया है, तो ऐसे विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लो कि कौन कौन से विधेयक जो है वो आपके समाप्त हो जाते हैं। समाप्त न होने वाले विधेयक कौन से हैं, ऐसे विधेयक जो दोनों सदनों की असहमति के कारण, अच्छा ये वाला जो है अपन ने नहीं पढ़ा था कि जो दोनों विधेयक है
यहां पर पढ़ा था हमने। यहां पर जो है हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी कि कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते हैं जो कि दोनों सदनों में असहमति के कारण, असहमति के कारण लंबित हो और लोकसभा के विघटन पूर्व, लोकसभा के विघटन पूर्व राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली हो। राष्ट्रपति ने अगर संयुक्त बैठक उनकी बुला ली है, लोकसभा का जब विघटन नहीं हुआ था उससे पहले ही अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुला ली है तो ऐसे विधेयक भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये चौथा जो छूट रहा था वो यही छूट रहा था कि कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा, कि अगर कोई ऐसा लंबित विधेयक जो कि दोनों सदनों में टकराव की वजह से लंबित था और राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पूर्व ही उसकी संयुक्त बैठक बुला ली हो, ठीक है, असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन से पूर्व ही, ये विघटन से पूर्व शब्द इंपॉर्टेंट है, विघटन से पूर्व ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ली हो, तो ऐसा विधेयक भी समाप्त नहीं माना जाएगा। विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा से पारित ना हो वो भी समाप्त नहीं माना जाएगा। विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो वो भी समाप्त नहीं माना जाएगा। विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया हो वो भी समाप्त नहीं माना जाएगा। तो ये जो 4 विधेयक है वो भी समाप्त नहीं माने जाएंगे और एक जिसकी जांच सरकारी आश्वासन समिति कर रही है वो भी समाप्त नहीं माना जाएगा। बाकी लोकसभा के संपर्क में आने वाले विधेयक जो केवल लोकसभा के ही संपर्क में थे वो जो है वो समाप्त माने जाएंगे। गणपूर्ति हमने पढ़ ली थी कि पीठासीन अधिकारी समेत, अच्छा ये जो शब्द है वो इंपॉर्टेंट है कि पीठासीन अधिकारी, तो वो जो 1/10वां हिस्सा है उसके अंदर क्या पीठासीन अधिकारी को गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा, तो पीठासीन अधिकारी समेत यानी पीठासीन अधिकारी सहित अगर कुल जो संख्या है वो 1/10 संख्या है तो ही कोरम मानी जाती है। पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, अर्थात कोई भी कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। और इस 55 सदस्यों में कौन है, तो लोकसभा अध्यक्ष या पीठासीन जो अधिकारी है वो भी शामिल है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो सभापति है या फिर पीठासीन जो अधिकारी है वो भी शामिल है। मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदन की किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं, ठीक है, परंतु मतदान नहीं कर सकते हैं। दोनों ही सदनों में मतदान नहीं कर सकते। महान्यायवादी तो किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता, परंतु मंत्री जो है वो केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका कि वह सदस्य है। ठीक, अब इसके बाद में सदन की भाषा के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में जो है चर्चा की जा सकती है और मातृभाषा में बोलने की अनुमति जो है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा ही ली जानी चाहिए। हालांकि 1965 तक ही अंग्रेजी भाषा जो है वो मान्य थी, परंतु राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत हिंदी के साथ में अंग्रेजी की निरंतरता को भी बनाए रखा गया है। ठीक, अब इसके बाद में जो है हमने लेम डक सत्र के बारे में भी पढ़ लिया था कि नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है जिसमें कि वो तमाम सारे सांसद भी शामिल होते हैं जो कि नई लोकसभा में नहीं चुने गए हैं, उनको ही लेमडक कहा जाता है और उनके सत्र को ही लेमडक सत्र कहा जाता है। लेमडक कौन होते हैं, वे सांसद कहलाते हैं जो कि नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, उन्हीं को ही लेमडक हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में संसदीय कार्यवाही के जो कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं कि जैसे संसद की जो कार्यवाही है उसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके 4 चरण होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है वो प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल का समय जो है आपके 11 से 12 बजे तक होता है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा जो काल होता है वो आपके शून्यकाल होता है और शून्यकाल जो है वो 12 से 1 बजे तक होता है। ठीक है, इसको शून्यकाल क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा 12 को जो है हम इस तरीके से भी लिखते हैं, तो 12 से 1 बजे तक जो काल चलता है उसी को शून्यकाल कहते हैं। इसके बाद में लंच होता है, तो लंच जो है वो आपके 1 बजे से 2 बजे तक होता है और इसके बाद में अन्य प्रस्तावों का काल होता है, यानी कि अन्य प्रस्तावों का काल क्या होगा, तो वो 2 बजे से 6 बजे तक जिसमें अन्य प्रस्ताव पारित होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रश्नकाल की। तो प्रश्नकाल जो है वो आपके, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये 11 से 12 बजे तक चलता है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात कि प्रश्नकाल जो है वो उसमें कोई भी सदस्य मंत्री से
प्रश्न पूछ सकता है, मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है और मंत्री उन प्रश्नों का जवाब देगा। ठीक है, प्रश्नकाल का इसीलिए इसका नाम भी प्रश्नकाल ही पड़ा है। ठीक है, प्रश्नों के जो प्रकार की अगर बात करें तो वैसे तो 4 प्रकार पढ़ेंगे हम, परंतु प्रश्नों के प्रकार के रूप में यहाँ पर हम 3 प्रकार के प्रश्न कह सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है तारांकित प्रश्न, एक होता है अतारांकित प्रश्न और एक होता है अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक प्राइवेट सदस्यों का प्रश्न भी होता है, तो वो भी इसमें होता है। ठीक है, अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो अधिकतम की अगर हम बात करें तो ये तारांकित और अतारांकित जो प्रश्न है उनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में अधिकतम प्रश्न वाली जो बात है वो भी हमें समझ में आ जाएगी। तो तारांकित जो प्रश्न है, अगर इसके बारे में हमें चीजें याद रखनी है तो हमें 2 शब्द याद रखने हैं। एक तो याद रखना स अली और एक याद रखना है मोता। ठीक है, तो है मोता जो है वो तारांकित जो है उस प्रश्न की ट्रिक है मोता, और स अली जो है वो आपके अतारांकित जो प्रश्न है उसकी ट्रिक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है का मतलब होता है हरा पन्ना। है का मतलब क्या होता है? हरा पन्ना। यानी कि तारांकित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें कौन सा पेज होता है? हरा पेज होता है। मो का मतलब होता है मौखिक, यानी कि तारांकित जो प्रश्न होता है इसमें आंसर कैसे दिया जाता है? इसमें मौखिक उत्तर दिया जाता है। ता का मतलब होता है तारांकित प्रश्न। ता का मतलब क्या होता है? तारांकित प्रश्न। यानी कि एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाएगा हमसे कि तारांकित प्रश्न मौखिक होता है, इसका तारांकित प्रश्न का आंसर मौखिक दिया जाता है, लिखित दिया जाता है, तो हम आसानी से, या हरे पन्ने पर होता है या गुलाबी पन्ने पर होता है या सफेद पन्ने पर होता है, तो हम आसानी से इस ट्रिक से उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब चूंकि इसका आंसर जो है वो मौखिक दिया जाता है, इसीलिए इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? जैसे कि सपोज किसी मंत्री किसी सदस्य ने कोई प्रश्न पूछा था, ठीक, अब पूछा था और उधर से जवाब आ रहा है, जवाब कौन देगा? मंत्री देगा, क्योंकि सभी प्रश्नकाल में मंत्री से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मंत्री ने जवाब दिया है, मौखिक रूप से जवाब दिया है, यहाँ पर मौखिक रूप से जवाब दिया है। तो जैसे ही उसने मौखिक रूप से जवाब दिया है तो उसके उसके पूरक में, मतलब है ना, उसके सप्लीमेंट्री, उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपने जो ये सड़क का जो विवरण दिया है, क्या ये सड़क उसी सड़क की आप बात कर रहे हो या नहीं? तो यहां पर वो पूरक प्रश्न पूछ सकता है। पूरक प्रश्न के बाद में एक और पूरक प्रश्न पूछ सकता है, यानी कि पूरक प्रश्न कुल कितने पूछे जा सकते हैं? 2 पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और क्या 2 पूरक प्रश्न उसी व्यक्ति के द्वारा पूछे जाएंगे कि जिसने की मूल प्रश्न पूछा था? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कोई अन्य सदस्य, अन्य सांसद भी पूरक प्रश्न उसी मुद्दे पर पूछ सकता है, परंतु 2 से अधिक पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वही या अन्य सांसद जो है वो पूरक प्रश्न पूछ सकता है। ये तो हो गई आपके तारांकित प्रश्न के बारे में बेसिक बात। अब हम अतारांकित प्रश्न को पढ़ेंगे। तो अतारांकित प्रश्न में जो स अली है इसकी फुल फॉर्म होती है सफेद पन्ना। मतलब जो अतारांकित प्रश्न होता है वो कौन से पन्ने पे होती है, कौन से पेज पे होते हैं? सफेद पेज पे होती है। अ का मतलब होता है अतारांकित और ली का मतलब होता है लिखित। यानी कि जो अतारांकित प्रश्न है वो किस रूप में उसके आंसर दिए जाते हैं? तो लिखित रूप से उसके उत्तर दिए जाते हैं। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि इसमें अधिकतम जो है वो कितने होते हैं। ठीक है, तो अधिकतम की संख्या हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि लोकसभा में जो है वो तो है आपके 230 और राज्यसभा में है 160। मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में, मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। ठीक, कौन से? अतारांकित। इसी प्रकार से अगर तारांकित की बात करें तो तारांकित जो है वो लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 15 मैक्सिमम प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में। ठीक है, यानी कि मंत्री जो है वो कितने तारांकित प्रश्नों का जवाब दे सकता है अधिकतम, या कितने तारांकित प्रश्नों का अभी तक जवाब दिया है अधिकतम, या फिर 1972 में ये जो समय सीमा निर्धारित की थी वो अधिकतम कितनी होगी? अच्छा, ये अधिकतम है। हो सकता है कि तारांकित प्रश्न जो है एक दिन में प्रश्नकाल में केवल 5 ही लोकसभा में आंसर देवे। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, परंतु मैक्सिमम जो है तारांकित प्रश्न एक दिन में कितने पूछे जाएंगे लोकसभा में? 20। या फिर कितने प्रश्नों का आंसर दिया जाएगा? तारांकित प्रश्नों का जो मौखिक आंसर दिया जाता है वो 20, राज्यसभा में 15। ठीक है, इसी प्रकार से अतारांकित प्रश्न लोकसभा में 230, राज्यसभा में 160।
ठीक। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एक सदस्य की बात करें, तो एक सदस्य जो है वो अधिकतम कितने प्रश्न पूछ सकता है? तो वो आई थिंक 20 प्रश्न जो है वो एक सदस्य पूछ सकता है। हाँ, एक सदस्य जो है वो 10 प्रश्न जो है वो पूछ सकता है। हाँ, यहां पर आप देखिए कि ये जो एक सदस्य है वो कितने प्रश्न पूछ सकता है? तो एक सदस्य 10 प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें कि एक जो है वो तारांकित होगा। तारांकित यानी कि हम होता यानी कि जिसमें कि मौखिक आंसर दिया जाता है। तो इसमें से एक तारांकित प्रश्न होगा, और इस एक तारांकित प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा? तो जो अध्यक्ष है या फिर जो पीठासीन अधिकारी है वो तय करेगा कि इन 10 प्रश्नों में से कौन सा वह प्रश्न है जो कि तारांकित में मानूंगा। यानी कि जिस पर कि स्टार लगा होता है वो तारांकित प्रश्न होता है, और तारांकित प्रश्न का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा उन 10 प्रश्नों में से किया जाता है। और तारांकित प्रश्न, कितने तारांकित प्रश्नों का जवाब अधिकतम लोकसभा में देगा? एक मंत्री या तमाम सारे मंत्री मिलकर। ठीक है, ये 20 जो जवाब दे रहे हैं वो तमाम सारे मंत्री मिलकर 20 प्रश्नों के जवाब देंगे, तारांकित लोकसभा में 20। ठीक। अब इसके बाद में देखते हैं हम के इसकी जो ये जो प्रश्न है वो कब पूछे जाते हैं, किससे पूछे जाते हैं? तो ये 10 दिन पूर्व, ठीक है, ये जो प्रश्न है वो 10 दिन पूर्व महासचिव को सौंपे जाते हैं कि हम ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। यानी कि एक सदस्य जो है वो 10 प्रश्न पूछ सकता है एक दिन में। 10 दिन पूर्व ही जो है वो अपने प्रश्न सौंपेगा। ठीक है, और ये जो 10 दिन पूर्व जो प्रश्न सौंपेगा उनमें से लोग जो पीठासीन अधिकारी है, यानी कि लोकसभा में जो अध्यक्ष है, राज्यसभा में जो सभापति है, वो ये निर्धारित करेंगे कि ये क्या वास्तव में प्रश्न पूछने लायक है या नहीं है, क्या प्रश्न जो है संक्षिप्त और सटीक भाषा में है या नहीं है, संसदीय कार्य प्रणाली के अनुसार है या नहीं है। तो वो पीठासीन की अनुमति से ही ये जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, जब वास्तव में मंत्री इनके जवाब देगा। तो महासचिव को 10 दिन पूर्व सौंपे जाते हैं, और पीठासीन अधिकारी इस पर निर्णय लेते हैं कि क्या यह प्रश्न पूछने लायक है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के बारे में। अब तीसरे प्रश्न की प्रकृति यानी कि अल्प सूचना प्रश्न की अगर हम बात करें, तो अल्प सूचना जो प्रश्न है वो हल्के गुलाबी पन्ने में होते हैं। ठीक है, इनको हम डबल स्टार जो है, इन पर डबल स्टार होता है, इसको इसलिए इसको डबल स्टार प्रश्न भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? यानी कि यहां पर जो अल्प सूचना है वो 10 दिन से कम अवधि से पूर्व सूचना के ही ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी कि हो सकता है कि इनकी सूचना 10 दिन पूर्व ना देनी पड़े, या फिर यूं कहो कि 10 दिन से कम अवधि की सूचना पर भी अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 10 दिन से कम अवधि पर भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन प्रश्नों का जवाब भी कैसा होगा? तो इन प्रश्नों का जवाब भी मौखिक होगा। ठीक। तीसरी बात, इनका जवाब कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है कि सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं और मंत्री इनका जवाब देगा। ठीक है, तो ये अल्प सूचना प्रश्न हो गए। अब प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्राइवेट सदस्यों से मतलब क्या है? तो मंत्री से इतर जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सांसद हैं, वो प्राइवेट सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष से पार्टी का हो चाहे या विपक्ष की पार्टी का हो, तो अन्य सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। परंतु वो प्रश्न कौन से पूछे जाएंगे? तो वो जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो संसदीय कार्रवाई से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। वो संसदीय कार्रवाई से इतर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किसी भी अन्य सदस्य के द्वारा प्राइवेट सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में तो जवाब मंत्री देंगे, जबकि प्राइवेट सदस्यों से जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो वही व्यक्ति देगा। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीजें जो है आपकी इसकी होती है। अब बात करते हैं हम शून्यकाल की। उससे पहले एक बार ये जो सदस्य है, क्या हमने चीजें एकदम एज इट इज पढ़ी है या नहीं है, उसको देख लेते हैं। कि हमने देखा था कि संसदीय कार्रवाई के साधन के रूप में कि सबसे पहले प्रश्नकाल हमने देखा था 11 से 12 बजे तक, शून्यकाल 12 से 1 बजे तक, लंच 1 से 2 और अन्य प्रस्ताव 2 से 6। ठीक।
अब इसके बाद में जब हमने प्रश्नकाल पढ़ना स्टार्ट किया था तो प्रश्नकाल में मैंने बताया था कि पहला जो घंटा है 11 से 12 उसमें प्रश्नकाल चलता है। सभी सदस्य जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं, किससे? मंत्रियों से। और ये 3 प्रकार के प्रश्न होंगे, जैसे कि तारांकित प्रश्न जिसमें कि हमारी ट्रिक है हम होता, ठीक है, अतारांकित, सअली और अल्प सूचना प्रश्न। एक दिन में एक सदस्य जो है वो 10 प्रश्न दे सकता है, जिसमें कि तारांकित प्रश्न जिसमें कि एक ही तारांकित प्रश्न होगा और तारांकित प्रश्न का निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। प्रश्न जो है वो 10 दिन पूर्व सदन के महासचिव को अध्यक्ष की अनुमति से दिए जाएंगे। और 1972 से यह तय किया गया था कि तारांकित जो प्रश्न है वो एक दिन में लोकसभा में अधिकतम 20 होंगे और राज्यसभा में अधिकतम 15 पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार से अतारांकित जो प्रश्न है वो लोकसभा में एक दिन में 230 अधिकतम पूछे जाएंगे और राज्यसभा में अधिकतम 160 पूछे जाएंगे। ठीक है, जब हम तारांकित प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो है हमोता ट्रिक है, हरा पन्ना होगा, मौखिक रूप से आंसर किया जाएगा, ये तारांकित प्रश्न होते हैं। सामान्यतः इनका उत्तर जो है मंत्री ही देता है और इसमें 2 पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जो या तो वह व्यक्ति ही पूछे या फिर अन्य सांसद भी पूछ सकता है। अतारांकित प्रश्न भी हमने पढ़ा है कि सफेद पन्ना होता है। अतारांकित प्रश्न का आंसर लिखित आंसर के रूप में दिया जाता है। क्योंकि इसका आंसर लिखित रूप में दिया जाता है इसीलिए इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि रिटर्न में दिया जाएगा, रिटर्न में पूरक प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो पूरक प्रश्न इसमें नहीं पूछ सकते। अल्प सूचना प्रश्न, इसको डबल स्टार भी कहते हैं, इसमें गुलाबी पन्ना होता है, ठीक है, और ये 10 दिन से कम के नोटिस पर दिया जाता है और इसमें उत्तर भी मौखिक होता है। अच्छा, अल्प सूचना प्रश्न में ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि कोई भी जो ज्वलंत मुद्दा है, जो लोक महत्व का मुद्दा है, उस पर ही अल्प सूचना प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें 10 दिन की अवधि का बाध्यता कम रखी गई है कि 10 दिन पूर्व भी आप जो है ये प्रश्न पूछ सकते हो, 10 दिन से कम के नोटिस पर भी ये प्रश्न पूछ सकते हो। तो यहाँ पर ज्वलंत और सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर ही प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि सदस्यों से संसद की कार्रवाई के बारे में पूछे जा सकते हैं, और ये कौन से पन्ने पे होंगे? ये होंगे आपके पीले पन्ने पर। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि हमने शून्यकाल नहीं पढ़ा है तो शून्यकाल से हम जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि शून्यकाल जो है उसको शून्यकाल क्यों कहते हैं और शून्यकाल की अवधि क्यों रखी गई है, तो पहली बात, शून्यकाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो 12 से 1 बजे तक होती है, इसीलिए इसको शून्यकाल कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो है वो बाध्यता नहीं होती है कि आप पूर्व सूचना से कोई भी प्रश्न पूछे। हो सकता है कि कोई लोक महत्व का मुद्दा हो, कोई ज्वलंत विषय हो, कोई बिना किसी देरी का विषय हो जिस पर कि आपको प्रश्न पूछना हो, तो वो प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो शून्यकाल जो है वो इसलिए है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो लोक महत्व का मुद्दा है, उस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। लोक महत्व के मुद्दे पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, दूसरा, शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल की भांति प्रक्रिया नियमों में उल्लेखित नहीं है। शून्यकाल का जो उल्लेख है वो प्रक्रिया नियमों में प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। और ये जो है वो भारत का नवाचार है। 1962 से भारतीय संसदीय परंपरा में इसको पूछा जाने लगा है, यानी कि भारतीय संसद का ये नवाचार है, और इस नवाचार के होने की वजह से ही प्रक्रिया नियमों में इनका उल्लेख नहीं है, जबकि प्रश्नकाल का उल्लेख प्रक्रिया नियमों में मिलता है। ठीक है, तो भारतीय नवाचार है ये। ठीक, और शून्यकाल जो है इसमें अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, दूसरा, ये जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं इनका आंसर जो है वो मौखिक दिया जाता है। तीसरा, ये जो शून्यकाल है वो शून्यकाल की अवधि क्या होगी? वैसे तो 12 से 1 बजे तक होती है, परंतु 30 मिनट तक भी हो सकती है। और ये बेसिकली इसलिए रखा जाता है कि जैसे प्रश्नकाल हो गया और फिर उसके बाद में एक बार 1 से 2 लंच होना है, तो प्रश्नकाल के बाद में तय होता है कि सदन की कार्यवाही, जो अन्य प्रस्तावों वाली कार्यवाही है, वो कब स्टार्ट की जानी है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो शून्यकाल मैनेज किया जाता है। तो शून्यकाल जो है वो कौन सा काल होता है कि प्रश्नकाल और अन्य प्रस्तावों या अन्य कार्यवाही के लिए जो समय है उसको तय करने के बीच में जो समय होता है, यानी कि जब तक कि अन्य कार्यवाही क्या होनी है संसद में वो तय नहीं होता है, तो उस तक का समय प्रश्नकाल के बाद में और अन्य कार्यवाही तय होने तक के बीच का समय ही शून्यकाल कहलाता है। ठीक है, तो शून्यकाल हो जाने के बाद में हम जो है नेक्स्ट निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव पढ़ेंगे।
तो पहले शून्यकाल को हम देख लेते हैं कि शून्यकाल जो है वो आपके 12 से 1 बजे तक होता है, और ये शून्यकाल जो है वो प्रश्नकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। इसमें जो है लोक महत्व का और तत्कालीन महत्व के जो मुद्दे हैं, मतलब तत्कालीन होने चाहिए, ऐसा नहीं है मतलब आप 2020 2015 की बात लेके जो है प्रश्न पूछे, उसमें तत्कालीन महत्व का मुद्दा होना चाहिए कि अभी जो है जैसे कि मणिपुर जल रहा है, या फिर और भी कोई जैसे कि अभी कोई और दूसरी आपदा घटित हो रही है, तो उस आपदा के बारे में, जैसे कि विजय की जो रैली हुई थी वहां पर जो भगदड़ मची है, तो उसके बारे में तत्कालीन महत्व का जो मुद्दा है वो पूछा जाना चाहिए प्रश्नकाल में, सॉरी शून्यकाल में। और प्रश्न पूछने का एक अनौपचारिक साधन है। अनौपचारिक साधन इसलिए क्योंकि इसमें किसी भी पूर्व सूचना की जरूरत नहीं है, जैसे कि तारांकित और अतारांकित प्रश्न में 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अल्प सूचना प्रश्न में 10 दिन पहले भी पूछा जा सकता है, परंतु फिर भी पूर्व सूचना देनी पड़ती है। इसमें किसी भी पूर्व सूचना के कोई भी सदस्य जो है अध्यक्ष की अनुमति से प्रश्न पूछ सकता है। इसमें 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अमूमन इसकी समय सीमा जो 12 से 1 होती है, परंतु 30 मिनट तक भी इसकी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, कार्यक्रम तय होने और प्रश्नकाल के बीच का समय, जब तक कि कार्यक्रम तय नहीं हो जाता संसद में और कौन सी कार्रवाई की जानी है, और प्रश्नकाल के बीच का जो समय होता है वही शून्यकाल होता है। शून्यकाल भारत का नवाचार है जो कि 1962 से जारी है, इसीलिए इसका प्रक्रिया नियमों में भी उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो है हम अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर होता है, तो जो निंदा प्रस्ताव होता है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सरकार की निंदा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया जाता है। पहली बात, क्योंकि निंदा की जा रही है तो इसका कारण भी बताया जाना चाहिए कि किस वजह से जो है किसी मंत्री या मंत्री समूह या मंत्री परिषद की निंदा की जा रही है। तो यहां पर यह है कि इसका कारण बताना अनिवार्य है। कारण बताना अनिवार्य है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव जो है या विश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तब इसका कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। ठीक, ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, जो निंदा प्रस्ताव है वो किसी एक मंत्री के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री समूह के खिलाफ लाया जा सकता है, या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। तो ये जो है किसी मंत्री या मंत्री समूह या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, जबकि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो हमेशा ही पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ ही लाया जाता है। ठीक, तीसरा अंतर ये होता है कि जो निंदा प्रस्ताव होता है अगर उसको पारित हो जाता है सदन से, तो सरकार की छवि धूमिल होती है, परंतु उसको इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, इसके पारित होने पर सरकार की जो छवि है वो धूमिल होती है, परंतु सरकार से इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। सरकार को या मंत्रिपरिषद को जो है वो इस्तीफा नहीं देना पड़ता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सरकार में अब इस सदन को विश्वास नहीं रह गया है, इसीलिए सरकार को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में जो है सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसी प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव में एक और अंतर होता है कि इसमें 50, इसको लाने के लिए 50 सदस्यों से हस्ताक्षरित जो समर्थन पत्र है वो हस्ताक्षरित समर्थन पत्र पीठासीन अधिकारी के पास में आता है, फिर पीठासीन अधिकारी की अनुमति से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। जैसे कि कई बार विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव से, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 1999 में, पीवी जो है आपके देवगौड़ा जी की सरकार, आपके चौधरी चरण मतलब जो है मोरारजी देसाई जी की सरकार, वो तमाम सारी सरकारें कई बार विश्वास अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिरी भी है। ठीक है, जब हम विश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो विश्वास प्रस्ताव से मतलब ये होता है जब राष्ट्रपति को ये संदेह हो कि इस सरकार को सदन में विश्वास है भी है या नहीं है, तो राष्ट्रपति कह सकता है सरकार से कि आप विश्वास प्रस्ताव लेके आओ ताकि मैं ये अंदाजा लगा सकूं कि आपकी सरकार को सदन में विश्वास प्राप्त है। ठीक है, तो विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्षी सदस्यों के द्वारा, विपक्षी नेता के द्वारा लाया जा सकता है कि ये जो सरकार है इस सरकार को विश्वास प्राप्त नहीं है सदन में, इसीलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव लाता हूं, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाता है। ठीक, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव कब पारित होता है या कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाता है।
कटौती प्रस्ताव के लिए ये जरूरी है, जैसे किसी भी विधेयक पे कोई भी चर्चा हो रही है, चर्चा बहुत लंबी खिंच रही है, चर्चा हो जाने के बाद में फिर मतदान के लिए भी समय चाहिए होता है, तो उस दौरान जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे कि सपोज कि किसी विधेयक पर अगर चर्चा पूरी हो गई है और अब मतदान करना है, तब वहां पर साधारण कटौती प्रस्ताव आता है। सपोज के जो है वो किसी विधेयक के महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा हो गई है और फिर मतदान किया जाता है, महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा के उपरांत मतदान किया जाता है, तो उसको कंगारू कटौती प्रस्ताव कहते हैं, सॉरी उसको घटकों में कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, और अगर मतलब महत्वपूर्ण भागों पर अगर चर्चा हो गई है, महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा हो गई है और फिर मतदान करवाया जाता है, तो उसको घटकों में कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, कंगारू प्रस्ताव जो होता है और गिलोटिन जो होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे चर्चा के लिए पर्याप्त समय ही नहीं मिल पाया, इसीलिए जो है हमने गिलोटिन जारी कर दिया है, और गिलोटिन के उपरांत जो है वो चर्चा हो या ना हो, कुल मिला के उस पर जो है मतदान करके उसको पारित करवा दिया जाता है। ठीक है, कंगारू में भी इसी प्रकार से होता है कि जो मतदान मतलब है ना, महत्वपूर्ण भागों पर ही चर्चा और मतदान करवाया जाता है, बाकी भागों को जो है वो ऑटोमेटिकली पारित समझ लिया जाता है। तो कटौती प्रस्ताव जो है वो इस प्रकार से है। इससे पहले कि हम बाकी वाले पढ़े, पहले इनको एक बार देख लेते हैं कि जो हमने निंदा प्रस्ताव पढ़ा था, विश्वास प्रस्ताव पढ़ा था, उसमें क्या कुछ छूट गया है। तो लोकसभा में इसको स्वीकार करने का कारण बताना जरूरी है। पहली बात, ये किसी एक मंत्री समूह या पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। दूसरी बात, तीसरा, मंत्रिपरिषद के नीति के खिलाफ इसको लाया जाता है, और इसको लाने का उद्देश्य ये होता है ताकि सरकार की जो छवि है उसको धूमिल किया जाए। सरकार की छवि, इसको पारित होने के उपरांत सरकार की छवि जो है वो धूमिल होती है। हालांकि इसके पारित होने के उपरांत त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है, और अध्यक्ष ही तय करता है कि कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, इसका क्रम क्या होगा, उसकी तारीख क्या होगी, तो वो तमाम सारी जो है पीठासीन अधिकारी तय करता है। जब हमने पीठासीन अधिकारी पढ़े थे तब उनकी शक्तियों में भी हमने ये पढ़ा था कि कौन सा प्रस्ताव किस सदस्य द्वारा कब बोला जाएगा, किस भाषा में बोला जाएगा, वो तमाम सारी चीजें कौन तय करता है? पीठासीन अधिकारी ही तय करता है, यानी कि अध्यक्ष ही तय करता है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि जब राष्ट्रपति को संदेह हो कि सरकार जो है वो बहुमत सिद्ध करने में बहुमत सिद्ध करने को कह सकता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा संदेह हो कि सरकार को जो है सदन में बहुमत प्राप्त नहीं है। अब अगर हम अविश्वास प्रस्ताव को एक बार देखना चाहें, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अनुच्छेद 75 में भी इसका उल्लेख है कि जो है जब हमने पढ़ा था कि जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री के सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, तो वहां वाली बात लोकसभा में इसका कारण बताना जरूरी नहीं है। जब हमने अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में अंतर देखा था, तब पहला अंतर यही देखा था, यह केवल पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा में विश्वास निर्धारण हेतु सरकार के द्वारा या सरकार के खिलाफ जो है विपक्षी पार्टी के द्वारा इसको लाया जा सकता है, और इसको पारित होने पर जो है सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। और दूसरी बात क्या है कि इसके लिए 50 सदस्यों की पूर्वानुमति या 50 सदस्यों के हस्ताक्षरी समर्थन पत्र की जरूरत होती है, और पीठासीन अधिकारी को यह सौंपना पड़ता है समर्थन पत्र 50 सदस्यों का, तब जाके अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है, और चर्चा होने के उपरांत उसमें मतदान होता है, और अगर मतदान के द्वारा वो पारित हो जाता है तो फिर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 28 बार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, जिसमें 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आए हैं, और इंदिरा गांधी के खिलाफ ही भी अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा कौन लेके आए थे, तो वो ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल से थे वो लेके आए थे, पहली बात। दूसरी बात, अगर पहला अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो जेबी कृपलानी ने जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ में 1963 में लेके आए थे। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ में लाया जा चुका है। अगर हम सरकार गिरने की बात करें कि विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव के कारण अब तक कितनी सरकारें गिर चुकी है, तो लगभग 5 सरकारें गिर चुकी है। जैसे कि 2 जो सरकारें हैं वो तो चर्चा और मतदान से पूर्व ही गिर गई थी। जैसे कि मोरारजी देसाई को जब पता चला कि मेरी सरकार को जो है बहुमत प्राप्त नहीं है, तो अविश्वास प्रस्ताव आने से पूर्व ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसी प्रकार से 1991 में चंद्रशेखर ने भी इसी प्रकार से मतदान से पूर्व ही इस्तीफा दे दिया था। परंतु मतदान के उपरांत भी अविश्वास प्रस्ताव की वजह से 3 बार सरकारें गिरी है। जैसे कि 1990 में वीपी सिंह जो है वो से समर्थन वापस ले लिया था बीजेपी ने, तो उनको जो है वो इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, इसी प्रकार से एसडी देवगौड़ा 1997 के अंदर, और 1999 के अंदर आपके अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है,
तो ये जो है 5 बार सरकारें अभी तक विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिर चुकी है। कटौती प्रस्ताव को थोड़ा अच्छे से हमें पढ़ लेना चाहिए कि कटौती प्रस्ताव क्यों लाया जाता है। तो किसी सदस्य द्वारा चर्चा या वाद विवाद को समाप्त करने और मतदान करवाने के लिए जो है कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, साधारण कटौती प्रस्ताव जो है उससे हमारा क्या तात्पर्य है कि पर्याप्त चर्चा हो गई है और अब इस पर मतदान करवा दिया जाना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, साधारण कटौती प्रस्ताव कहते हैं। दूसरा, घटकों में कटौती प्रस्ताव क्या मतलब है कि हम जो है वो महत्वपूर्ण भाग पर ही चर्चा कर उसी पर मतदान कर लेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करने के बाद में संपूर्ण भाग पर हम जो है मतदान कर देंगे। केवल महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा होगी और मतदान जो है वो संपूर्ण भाग पर हो जाता है, इसको कहते हैं घटकों में कटौती। और जब कंगारू कटौती की बात करते हैं तो केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है, शेष खंडों को ऑटोमेटिकली पारित समझा जाता है, उसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। कंगारू और घटकों में कटौती में क्या अंतर है? घटकों में कटौती में तो कुछ ही भाग पर चर्चा होती है और मतदान संपूर्ण भाग पर होता है, जबकि कंगारू कटौती में महत्वपूर्ण भाग पर ही चर्चा होती है और उसी पर मतदान होता है, बाकी सबको पारित मान लिया जाता है, उसको कहते हैं कंगारू कटौती। जबकि गिलोटिन क्या होता है कि जबकि पर्याप्त समय नहीं हो चर्चा के लिए, बहुत बड़ा विधेयक हो, पर्याप्त चर्चा नहीं हो, संकल्प और विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती हो और मतदान से पूर्व ही जो है वो मतलब मतदान से पूर्व ये वाला प्रस्ताव लाया जाता है कि आप इस पर सीधा ही मतदान करके इसको पारित करवा लो। एक टाइम तय किया जाता है, इसमें जितनी चर्चा कर पाओ कर लो और बाकी को हम जो है वो पारित समझा जाएगा। अब हम विशेषाधिकार प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं कि विशेषाधिकार प्रस्ताव जो है वो कब लाया जाता है। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, पहली बात। दूसरा, क्यों लाया जाता है कि जब कोई भी मंत्री जो है वो गलत जानकारी दे सदन में, ठीक है, या फिर झूठी जानकारी दे या फिर संसदीय जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन करे, तो कोई भी मंत्री जो है वो गलत सूचना दे, झूठी सूचना दे या अधूरी सूचना दे, ठीक है, अधूरे तथ्यों, गलत तथ्यों को प्रकट करे, तो फिर विशेषाधिकार प्रस्ताव किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है कि इससे जो सांसद है, जो संसद है, जो सदन है, उसके विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव इस कंडीशन में लाया जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो स्थगन प्रस्ताव के लिए भी लगभग 50 सदस्य जो है उसके द्वारा समर्थित हस्ताक्षर पत्र जो है वो पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाना चाहिए और जैसे ही स्थगन प्रस्ताव आता है तो कार्रवाई को तुरंत रोककर उस पर चर्चा की जाती है। स्थगन प्रस्ताव के क्यों लाया जाता है? ताकि कार्रवाई को तुरंत रोककर जो ज्वलंत लोक महत्व का जो मुद्दा है, जो सार्वजनिक महत्व का जो मुद्दा है, के मुद्दे पर चर्चा की जाती है। और ये जो चर्चा की जाती है इसमें कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पहली बात ये है कि ये चर्चा कम से कम 2.5 घंटे की होगी, 2.5 घंटे से कम की नहीं होगी। दूसरी बात, ये जो चर्चा है वो विशिष्ट होगी, वो लोक महत्व के मुद्दे पर होगी, वो तत्कालीन महत्व के मुद्दे पर होगी, वो जो है वो आपके ऐसे ही किसी साधारण मुद्दे पर नहीं होगी, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है उस पर ही वो चर्चा होगी। तीसरा, इसमें केवल और केवल एक विषय पर ही चर्चा की जाएगी, ऐसा नहीं है कि इस 2.5 घंटे के दौरान जो है एक से अधिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। चौथा, इसमें जो है किसी भी न्यायालय के अधीन विचाराधीन कोई विषय है तो उस पर चर्चा नहीं की जाएगी, यानी कि न्यायिक जो विचाराधीन विषय है उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। पांचवा, इसमें विशेषाधिकार जो मुद्दे हैं, विशेषाधिकारों से मुद्दे से संबंधित भी चर्चा यहाँ पर नहीं की जाएगी, क्योंकि वो तो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाना चाहिए उसके खिलाफ, तो यहाँ पर विशेषाधिकारों के हनन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा नहीं की जाएगी। या फिर किसी अन्य प्रस्ताव में जो भी चर्चा की जा चुकी है या होनी है तो उन पर भी यहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी। तो ये तमाम सारी विशेषताएं जो है वो स्थगन प्रस्ताव की होती है। जब हम बात करें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी क्यों लाया जाता है? तो वो सरकार या मंत्री का ध्यान किसी विशिष्ट विषय पर आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उपरांत जो है उस विषय पर चर्चा की जाती है। जब धन्यवाद प्रस्ताव की अगर हम बात करें तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो हमेशा ही जब भी सरकार गठित होती है, सरकार गठित होने के उपरांत, सरकार गठित होने के पश्चात जो पहला सत्र होता है या फिर प्रत्येक वर्ष में जो पहला सत्र होता है, प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसमें धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है
और ये क्यों लाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो संसद के समवेत सदन यानी कि संसद का जो समवेत सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो सम्मिलित सत्र है, उसमें जो पूर्ववर्ती वर्ष है, जो आगामी वर्ष है, उसमें सरकार की जो जो नीतियां रही है या रहने वाली है, उसका खाका राष्ट्रपति दोनों ही सदनों के समक्ष खींचता है, उसके बारे में बताता है और उस पर वोटिंग होती है। और वोटिंग जो होती है उसी को हम धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। और ये धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पारित नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है कि सरकार जो है वो पराजित हो गई है। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण जो होता है, अभिभाषण के उपरांत लाया जाता है। और धन्यवाद प्रस्ताव कब कब आता है? तो सरकार गठित हो गई है, जैसे कि अभी एनडीए गवर्नमेंट गठित हुई थी, तो उसके बाद में जो पहला सत्र था तब धन्यवाद प्रस्ताव आया था, या फिर हर साल जो पहला सत्र की जो पहला सत्र होता है तब आपके धन्यवाद प्रस्ताव आता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हमने ये सब कुछ पढ़ लिया है, इसको एक बार देख लेते हैं जो अभी अपन ने पढ़ा धन्यवाद प्रस्ताव और विशेषाधिकार प्रस्ताव को। तो सबसे पहले विशेषाधिकार प्रस्ताव हमने देखा था कि ये जो मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, अगर वो तथ्यों को सही ढंग से प्रकट ना करे या संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करे तो किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। और इसका उद्देश्य ये होता है कि उस मंत्री की निंदा की जाए कि भैया आपने गलत तथ्य क्यों प्रस्तुत किए, क्योंकि संसद की एक गरिमा होती है, संसद के जो सदस्य हैं उनकी गरिमा होती है, उनके समक्ष अगर आपने गलत तथ्य प्रस्तुत किए हैं तो वो किस ओहदे से किए हैं तो वो उस मंत्री की निंदा की जाती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कॉलिंग अटेंशन जो अटेंशन जो मोशन होता है वो क्यों लाया जाता है? किसी भी सदस्य द्वारा पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, पहली बात। अच्छा, ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है वो उसका उल्लेख भी जो है वो प्रक्रिया नियमों में तो है, परंतु ये भी भारत का नवाचार है, जो कि 1954 से ही ये भारत का नवाचार है। जैसा कि पहले हमने देखा था कि प्रश्नकाल और शून्यकाल के संदर्भ में देखा, शून्यकाल 1962 से जो है वो भारतीय नवाचार है और इसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है शून्यकाल का। जबकि ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है ये 1954 से भारत का नवाचार है, परंतु इसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख है। ठीक है, तो ये वाली बात भी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये जो है वो मंत्री व सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है, और ये भी शून्यकाल की तरह भारत का नवाचार है। परंतु 1954 से ये भारत का नवाचार है, परंतु इसका प्रक्रिया नियमों में उल्लेख है, जबकि शून्यकाल का तो प्रक्रिया नियमों में उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव हमने डिटेल में देख लिया था कि चलते हुए कार्य को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर चर्चा करने हेतु अगर 50 सदस्य हस्ताक्षर करके पीठासीन अधिकारी को सौंपते हैं तो स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और चर्चा जितनी भी हो रही है उसको तुरंत रोककर उस अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर, तत्कालीन महत्व के ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की जाती है। 50 सदस्यों के समर्थन के उपरांत पीठासीन अधिकारी की अनुमति इसमें आवश्यक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये प्रावधान है किसका, जो है स्थगन प्रस्ताव का, कि इसमें इसको कोई भी सदस्य ला सकता है। और इसमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें जो चर्चा होगी वो कम से कम 2.5 घंटे की होगी। इसमें किसी भी एक ही मुद्दे पर बात की जाएगी, एक से अधिक मुद्दों पर बात नहीं की जाएगी। इसमें विशेषाधिकार से संबंधित मुद्दों की चर्चा नहीं की जाएगी। इसमें पूर्व चर्चित या किसी अन्य प्रस्ताव में जिसकी चर्चा हो चुकी है या फिर कोई साधारण विषय है या फिर न्यायिक विचाराधीन विषय है उस पर चर्चा नहीं होगी। इसमें केवल और केवल जो सामयिक विषय है, जो तत्कालीन महत्व का, लोक महत्व का, सार्वजनिक महत्व का ज्वलंत मुद्दा जो है, जिसका की विशिष्ट मतलब है ना प्रकृति का है, मतलब जो है जनरल प्रकृति का ना हो, जो कि विशिष्ट प्रकृति का हो, अत्यंत जरूरी हो, उसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी किसमें, स्थगन प्रस्ताव के दौरान। ये हमें बातें स्थगन प्रस्ताव में ध्यान रखनी है। फिर कुछ और प्रस्ताव है, उनको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, धन्यवाद प्रस्ताव हमने पढ़ लिया है कि आम चुनाव के पश्चात पहले सत्र में, जब भी आम चुनाव होता है उसके पश्चात जो पहला सत्र होता है या प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में जो है आपके राष्ट्रपति जो है वो पूर्ववर्ती और आगामी वर्षों का जो सरकार के जो काम है उसका खाका, सरकारी नीतियों का खाका खींचता है, और दोनों सदनों के समवेत सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो अभिभाषण देता है, और इसके अभिभाषण पर चर्चा होती है। चर्चा के उपरांत जो मतदान होता है उसमें सरकार का जीतना जरूरी होता है, क्योंकि अगर सरकार नहीं जीतती है तो इसको पराजित, सरकार की पराजय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये 2-3 और प्रस्ताव है जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो उसको देख लेते हैं। अनियत दिवस क्या होता है? अनियत दिवस, जैसा कि आपको शब्द से ही पता चल रहा है, जिसके बारे में कोई भी पहले से डिसाइड नहीं किया गया है। तो अगर सदन का नेता
पीठासीन अधिकारी को सलाह दे, या फिर जो आपके जो कार्य मंत्रणा समिति है वो अनुशंसा करे, तो किसी भी दिन कोई भी चर्चा की जा सकती है। चर्चा है तो बिना किसी पूर्व निर्धारित तिथि के। ठीक है, ये प्रस्ताव कब लाया जाता है? जब चर्चा के लिए कोई भी पूर्व निर्धारित तिथि नहीं है, और अगर सदन का नेता जो है वो अध्यक्ष को कहे और कार्य मंत्रणा समिति ऐसी अनुशंसा करे, तो बिना किसी पूर्व निर्धारित तिथि के ही, बिना अनियत तिथि के ही, है ना, तो इस पर चर्चा की जा सकती है। ये तो हो गया अनियत दिवस प्रस्ताव। औचित्य प्रश्न क्या होता है? तो औचित्य प्रश्न तब होता है, ये किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, और तब कब लाया जा सकता है? जबकि सदन के सामान्य नियमों की पालना नहीं की गई हो सदन की कार्यवाही के दौरान। यदि सदन संचालन के दौरान सामान्य नियमों की पालना नहीं होती है, तो विपक्षी सदस्य के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, और इससे कार्यवाही, इसमें क्या होता है, कार्यवाही समाप्त हो जाती है। हालांकि इस पर बहस नहीं होती है, कोई मतदान नहीं होता है, ठीक है, केवल कार्यवाही समाप्त हो जाती है। आधे घंटे की बहस से क्या मतलब है हमारा, कि पर्याप्त लोक महत्व के मामले पर सप्ताह में 3 दिन डिसाइड होते हैं कि भैया इस पर आधे घंटे की चर्चा हमें करनी है। ठीक है, और इस पे कोई भी औपचारिक मतदान नहीं होता। जो आधे घंटे की चर्चा होती है इस पर कोई भी औपचारिक मतदान नहीं होता है। सप्ताह में 3 दिन डिसाइड होते हैं, आधे घंटे की इस पर चर्चा होती है, पर्याप्त लोक महत्व का वो मामला होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अल्पकालीन चर्चा। अब ये अल्पकालीन चर्चा नाम है, परंतु इसमें कम से कम 2 घंटे की चर्चा होती है। उसको 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि ये जो चर्चा है वो 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है, 2 घंटे की ही होती है। ठीक है, 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगाया जा सकता। सार्वजनिक महत्व के मामले पर होती है, और इसमें भी सप्ताह में 3 दिन जो है वो डिसाइड है। जैसे आधे घंटे की चर्चा में 3 दिन डिसाइड है, उसी तरीके से अल्पकालीन चर्चा में भी 3 दिन डिसाइड है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 दिन थे, और यहाँ पर भी क्या है, कितने दिन है, 3 दिन आपके उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। एक होता है प्रस्ताव जो आपके नियम 377। ठीक है, नियम 377 या विशेष उल्लेख जो है वो क्या है, तो नियम 377 जो है वो लोकसभा के संदर्भ में है, और विशेष उल्लेख जो है वो राज्यसभा के संदर्भ में है, कि किसी ऐसे मामले, कई बार ऐसे मामले होते हैं जिसको हमने औचित्य प्रश्न में भी नहीं उठाया, प्रश्नकाल में भी नहीं उठाया, शून्यकाल में भी नहीं उठाया, आधे घंटे की बहस में भी नहीं उठाया। ठीक है, तो ऐसे जो प्रश्न हैं उन पर विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में चर्चा की जा सकती है, और नियम 377 के तहत लोकसभा में उस विषय पर चर्चा की जा सकती है, जिन पर की औचित्य प्रश्न, प्रश्नकाल या आधे घंटे की बहस के दौरान चर्चा नहीं की जा सकी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों पर यहां पर चर्चा की जा सकती है। ठीक है, इसके साथ में आपकी जो है संसद वाली ये जो तीसरी क्लास है वो एंड होती है। इसके बाद में हम चौथी और 5वीं क्लास में संसद के चैप्टर को पूरा करेंगे, आर्टिकल के साथ में पूरा करेंगे, और एक पीवाईक्यू वाली क्लास लेके आएंगे। उसमें लाइव आकर आपको जो है ये तमाम सारे जो पीवाईक्यू प्रश्न है, जितने भी अभी तक RSSMB या RPSC या UPSC के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं संसद के बारे में, उन तमाम सारे प्रश्न जितने भी हो 100-200 उनको सोल्व करेंगे। आशा है आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।